नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों करों की आपस में तुलना करेंगे। तो इन दोनों करों की तुलना के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इन दोनों की तुलना हम लोग 3 आधारों पर करेंगे। सबसे पहला आधार जो है वो होगा साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से, दूसरा जो होगा वो होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और तीसरा जो होगा वो होगा वितरणात्मक दृष्टिकोण से। तो तीनों दृष्टिकोण से हम लोग पारी पारी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से। साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान करता है तो उसे जो त्याग की अनुभूति होती है वो किस कर में अधिक और किस कर में कम होती है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यक्ष कर का भी जब वो भुगतान करता है तो उसके बदले में उसके संतुष्टि में कितनी कमी होती है, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उसके संतुष्टि में कितनी कमी होती है जब वो अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। हम लोग साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण के अंतर्गत देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर के द्वारा जो संतुष्टि की मात्रा में कम कमी होती है, यानी कि त्याग की कम अनुभूति होती है, और जबकि अप्रत्यक्ष में संतुष्टि में अधिक कमी हो जाती है और त्याग की अधिक अनुभूति होती है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना साधनों के बंटवारा दृष्टिकोण के अंतर्गत अब हम लोग रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साधनों के बंटवारा दृष्टिकोण के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पारी पारी से दोनों को हम लोग यहाँ लगा के देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस कर के द्वारा संतुष्टि में कम कमी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग OX अक्ष पर वस्तु को दर्शाए हैं और OY अक्ष पर I को दर्शाए हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो PA रेखा है, ये PA रेखा कीमत रेखा है, प्राइस लाइन है। ये PA कीमत रेखा बताती है कि व्यक्ति जो है वो OPI स्तर पर OA मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी कर सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि PA जब कीमत रेखा है और IC1 ये तटस्थ वक्र है, तो उपभोक्ता संतुलन में वहाँ होता है जहाँ कीमत वक्र तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है और मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि Q1 में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। यहाँ हम लोग ये मान लेंगे कि अब तक उपभोक्ता के ऊपर में कर नहीं लगाया गया है या वो व्यक्ति किसी भी तरह के कर का भुगतान नहीं कर रहा है और वो यहाँ पर Q1 में है, यहाँ संतुलन की स्थिति में है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस Q1 में संतुलन की स्थिति में वह N1 Q1 कीमत के माध्यम से PN1 वस्तु की क्वांटिटी को खरीद रहा है। ये उसका संतुष्टि बता रहा है कि N1 Q1 कीमत पर उसे PN1 जो वस्तु है उसकी मात्रा मिल रही है। अब क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पादन कर लगाया जाता है। जब उत्पादन कर लगाया जाता है तो उत्पादन कर की जो दर होती है उसको वस्तुओं की कीमत में ऐड कर दिया जाता है और वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। अब हम लोग मान लेते हैं कि वस्तुओं पर उत्पादन कर लगा दिया गया है और जिसके वजह से उसकी कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कीमत रेखा नई बन गई। देखिए PA1 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नई कीमत रेखा बन गई है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर यानी कि उत्पादन कर लगा दिया गया है। उत्पादन कर कितना लगा दिया गया है, यहाँ देखिए SQ2 यहाँ टैक्स इसके बराबर जो कर लगा दिया गया है। तो अब कीमत रेखा नई कीमत रेखा क्या बन गई है, PA1 नई कीमत रेखा बन गई है। अब इस नई कीमत रेखा पर उपभोक्ता यहाँ देखिए IC3
जो यहाँ तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर वो Q2 बिंदु पर है, संतुलन में है। अब Q2 बिंदु पर संतुलन में देखिए उसको कीमत कितना देना पड़ रहा है, N2 Q2, और उसके बदले में उसे वस्तु PN2 की प्राप्ति हो रही है। यानी कि कीमत का भुगतान वो कर रहा है N2 Q2, लेकिन वस्तु उसको मिल रहा है PN2। बहुत कम मात्रा में उसे वस्तु की प्राप्ति हो रही है और वो यहाँ पर Q2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। तो देखिए उसका पहले क्वांटिटी PN1 था और अभी उसको क्वांटिटी PN2 के बराबर मिल रही है। और उसका संतुष्टि का स्तर भी देखिए कितना नीचे वो आ गया है। यहाँ Q1 वो ऊंचा तटस्थ वक्र में था और अभी यहाँ पर वो Q2 यानी कि IC3 में वो पहुँच गया है, नीचे तटस्थ वक्र में वो पहुँच गया है। तो उसके त्याग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, उसका संतुष्टि का स्तर बहुत गिर जाता है, वो नीचे संतुलन में वो पहुंच जाता है, यानी कि एक हिसाब से उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है, उपभोक्ता को प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है, तब क्या होगा। तब यहाँ देखिए ये जो उसकी कीमत रेखा थी PA, जो कीमत रेखा थी वो समानांतर पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ बन जाएगी P1A1। देखो यहाँ पर P1A2 बन गई। अब यहाँ जो इसकी कीमत रेखा है डायरेक्ट टैक्स लगाने की वजह से वो नीचे शिफ्ट होके P1A2 बन गए और यहाँ कीमत में कितना वृद्धि हुई है, जितना टैक्स लगाया गया है SQ2 के बराबर टैक्स लगाया गया है, तो कीमत में भी P1 के बराबर वृद्धि हुई है। जितना टैक्स लगाया गया उतना ही उसकी कीमत में भी वृद्धि हो गई है। अब क्या हो गया कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि वो Q3 में संतुलन पर स्थित है, उपभोक्ता संतुलन में है। ये नए कीमत रेखा पर वो Q3 में संतुलन की स्थिति में पहुंच गया है। तो अब कौन सा टैक्स बेटर था, अप्रत्यक्ष कर कि प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के कारण वो Q1 से Q2 में पहुंच गया है और प्रत्यक्ष कर की वजह से वो Q1 से Q3 में यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ देखिए Q2 से Q3 ऊंचा तटस्थ वक्र पर स्थित है, यानी कि Q2 के तुलना में Q3 अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। तो उपभोक्ता जो है वो Q1 से Q2 में पहुँचने की तुलना में Q1 से अगर वो Q3 में पहुँचता है तो ये उसके लिए अच्छा होगा। इस स्थिति से ये बेटर कंडीशन है, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही प्रकार के टैक्स लगाने से उसकी संतुष्टि में कमी होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर लगाने से उसकी संतुष्टि में ज़्यादा कमी हो जाती है। Q1 से Q2 में वो पहुंच जाता है और प्रत्यक्ष कर लगाने से उसमें भी उसके संतुष्टि में कमी होती है, लेकिन पहले की स्थिति से थोड़ी अच्छी स्थिति रहती है, यानी कि Q1 से Q3 में पहुंचती है। Q2 का तुलना में Q3 अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है, ये इससे ऊंचा तटस्थ वक्र पर है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही कर को लगाने से उसके संतुष्टि के स्तर में कमी होती है, उसको त्याग की अनुभूति होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर में उसको कम त्याग की अनुभूति होती है, कम संतुष्टि की कमी होती है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि साधनों के बंटवारे के दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना की। अब हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना करेंगे। अब हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की तुलना प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग करते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि देश जो है वो निम्न आय वाले लोगों पर ज़्यादा कर नहीं लगा सकती है, तो प्रत्यक्ष कर जो है वो निम्न आय वाले लोगों पर वो नहीं लगा सकती। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो उसके माध्यम से निम्न आय वाले लोगों तक नहीं पहुंचा जाता है, यानी कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो रहता है वो कर की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ये हम लोग सोचेंगे कि समाज के कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर के द्वारा समाज के अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता है, एक विशेष वर्ग के लोगों तक ही पहुंचा जा सकता है जिनकी आय
का जो स्तर रहता है एक निश्चित सीमा तक पहुंची रहती है, तो वहीं तक ही आयकर लगाया जा सकता है। तो समाज के बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट जाते हैं, इसीलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर को अच्छा माना जाता है। इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं की कीमतों में छिपे हुए रहते हैं, और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से संपूर्ण समाज तक पहुंचा जा सकता है, समाज के सभी लोगों तक पहुंचा जा सकता है, और उसमें सभी लोगों की सहभागिता होती है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वितरणात्मक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष कर है वो आय एवं धन की असमानता को कम करने में मदद करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से समाज के धनी वर्गों की ओर लगाया जाता है, उन पर लगाया जाता है जिनका इनकम अच्छा रहता है। तो इस तरह धनी लोगों पर अधिक कर लगाया जाता है और आय एवं धन में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर तो वस्तुओं पर लगाया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से आय एवं धन की असमानता को बहुत अधिक दूर नहीं किया जा सकता है। तब किया जा सकता है जब अप्रत्यक्ष करों को भी प्रगतिशील बना दिया जाए। अप्रत्यक्ष करों को कब प्रगतिशील बनाया जा सकता है? जब विलासिता की वस्तुओं पर अधिक दर से कर लगाई जाए, तो अमीर वर्ग से ज़्यादा कर की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ वस्तु जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर कम कर लगाया जा सकता है या उन्हें कर मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से भी जो है आय एवं धन की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों करों के ही अपने अपने गुण और अपने अपने दोष हैं। किसी भी एक कर को हम लोग बहुत अच्छा या किसी भी एक कर प्रणाली को हम लोग बहुत बुरा नहीं बोल सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर प्रेस्ट का क्या कहना है। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष काफ़ी व्यापक रूप में आय के ऐसे किसी भी विशिष्ट पुनर्वितरण के वैकल्पिक साधन हैं जिस ओर की तात्कालिक सरकार का झुकाव है। यानी कि प्रोफेसर प्रेस्ट कहते हैं कि सरकार किस टैक्स की ओर झुकाव करती है और किस टैक्स को वो अपने देश में लागू करने का प्रयास करती है, क्योंकि दोनों ही करों के अपने अपने गुण और दोष हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना की। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।